नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और मार्केट में जब बहुत वोलेटिलिटी हो, बहुत उतार चढ़ाव हो, गिरावट देखने को मिल रही हो, तो ऐसे में आपके मन में चिंता होती होगी कि क्या किया जाए, बहुत तेज उतार चढ़ाव है। तो एक संतुलित अप्रोच रखना, एक बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा कोई एक फंड हो सकता है क्या जहाँ पे इस चीज़ को एड्रेस किया जाता हो, जहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती हो। तो आज ऐसे ही एक फ़ंड के बारे में हम बातचीत करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा BNP पारिबा बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये फंड क्या है, इसमें किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरीके के निवेश किए जाते हैं, इस सब पे बातचीत होगी। साथ ही मार्केट की इस वोलेटिलिटी को भी समझेंगे। और हम बातचीत करेंगे सुरेश सोनी जी से, जो कि CEO हैं बड़ौदा BNP पारिबा AMC के। सुरेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और देखिए कितना अच्छा मौके पर आप हमें समझाने के लिए आए हैं कि मार्केट में इस समय तूफान मचा हुआ है। क्या हुआ सर, ये तूफान क्यों मच गया इतना? नमस्कार नीरज जी, और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों से बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, मार्केट्स की नेचर ही होती है वॉलेटिलिटी की। सो इक्विटी मार्केट के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक ग्रोथ है और दूसरा वॉलेटिलिटी। और ग्रोथ जो है इक्विटी मार्केट से बिना वॉलेटिलिटी के आती रही है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी है स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलरली। और कुछ पार्ट जो है वो उसका नेचुरल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब मार्केट्स बुलिश फेज में रहते हैं तो कुछ एक्सेसेस भी होती है। ये एक्सेसेस कुछ सेगमेंट ऑफ द मार्केट में हो सकती है, कुछ एरियाज में हो सकती है, कुछ क्वालिटी में हो सकती है। तो अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो इस वक्त यूएस मार्केट के अंदर में मैग्निफिसेंट 7 या 7 स्टॉक्स है विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर गेन और 60% प्लस ऑफ द गेन ऑफ द इक्विटी मार्केट। मतलब 500 स्टॉक्स में की इंडेक्स में से 7 स्टॉक जो है they represent about 60% of the gains. So markets can be polarized. Markets can also be a little bit, let's say, short-sighted sometimes in the market. तो अगर हम आप देखें तो पिछले कुछ वक्त में क्या हुआ है कि कुछ सेगमेंट जो मार्केट्स के हैं, जैसे वहां पर हम लोगों ने थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट राइज देखी है। तो हम लोगों ने कुछ लो क्वालिटी स्टॉक्स पर्टिकुलरली स्मॉल मिड कैप सेगमेंट में, जहां पर की अर्निंग सपोर्ट उतना नहीं है या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर किसी कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया है, वैसी सारी सिचुएशंस में भी हमने कुछ शार्प राइज देखी है। या कुछ ऐसा हुआ है कुछ एरिया जहां पे कि एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, लेकिन आप अगले 8-10 साल का पोटेंशियल एक ही साल में डिस्काउंट करके प्राइस कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना। तो इसलिए आपको कुछ एरियाज के अंदर में ऐसा लगता है कि फ्रॉड है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट खराब है। सो वो डिस्टिंक्शन रखिएगा आप बिल्कुल क्लियर कट कि देश के हिसाब से अगर आप देखें तो मिड और स्मॉल कैप एरिया जो है वो एक लंबी अवधि के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है। वेल्थ क्रिएशन होता है इसके अंदर में, और इसकी परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छी आती है इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों आती है उसका बड़ा साफ रीजन है कि मिड और स्मॉल कैप कंपनी थोड़ी सी छोटे बेस पर होती है, तो इसके लिए उनकी परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा होती है। उनका जो बिजनेस है वो थोड़ी तेज गति से एक्सपैंड होता है, तो ग्रोथ स्टॉक प्राइसेस बढ़ती है। और उसके अलावा ये कंपनीज काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर में काम करती है, और उसके अंदर में अगर कुछ सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं तो उनकी गति तेज होती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इन्वेस्टिंग जो है वो पैसा बनाती है। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं मार्केट के जहां पे इन्वेस्टर्स को कॉशियस होना चाहिए। तो उस एरिया के अंदर में आई थिंक रेगुलेटर्स ने भी कुछ रिपीटेडली बात करी है, और वो डेफिनेटली एक तरीके से एक हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ मार्केट के लिए जरूरी है, जहां पर कि आप लोगों को अवेयर कराएं। कुछ गलतियां अगर होती है या कुछ मतलब एरियाज है तो उसके अंदर में आप अवेयर कराते हैं लोगों को। तो अगर आप देखते हैं तो पिछले 2 साल से सेबी जो है रिपीटेडली मार्केट को कुछ न कुछ एरियाज के अंदर में वार्न करती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अगर, तो साल भर पहले एक स्टडी आई थी से जिसमें सेबी ने ये शेयर किया था कि एफ एंड ओ ट्रेडिंग के अंदर 90% से अधिक लोग ज्यादा करके नुकसान बनाते हैं। उन्होंने एक स्टडी करी थी, तो वो फाइंडिंग उन्होंने शेयर करी है। और अभी सेबी चेयरपर्सन ने कुछ एरियाज के अंदर में फ्रॉड है ऐसा उन्होंने एक संदेशा दिया है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को कॉशियस होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जिन कंपनीज के ऊपर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंडामेंटल से बैक्ड है, या कुछ एकदम ही
अनरियल बेसिस पे सुनी सुनाई बात पर अगर प्राइस बढ़ रही है तो उन्हें कॉशियस होना चाहिए। जी। तो सुरेश जी, अब ये जो कि इंडेक्स लेवल पे देखें छोटे वाले शेयरों में तो 8-10% की करेक्शन, या स्टॉक वाइज तो 30 से 40% तक की करेक्शन ऑलरेडी डन है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो फ्रॉथ खत्म हो गया है या अभी बाकी है? तो इन्वेस्टर को थोड़ा मार्केट में अभी और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सो मैं ये नहीं बोलता कि ब्रॉडर मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। सी देखिए, आपको अगर स्मॉल मिड कैप पोर्टफोलियो बनाना है तो इसके 3 ग्राउंड रूल्स आप ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो कि आप लंबी अवधि के व्यू से आए, कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेकर आए। आप ट्रेडिंग के मेंटेलिटी से नहीं आए। नंबर 2, आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसके अंदर ये नहीं हो कि एक ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 40-50% हो जाए, बिकॉज उससे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेगमेंट अपने आप में वॉलेटाइल है। और तीसरा ये है कि आप कंपनीज की स्टडी करें, उनके फंडामेंटल को समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो अगर ये तीनों चीजों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ये इन्वेस्टिंग अच्छी है अपने आप में। अगर आप नहीं कर पाते हैं पूरा ध्यान इसके ऊपर में, तो फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चुनिए, कुछ म्यूचुअल फंड चुनिए, या किसी और तरीके से आप इन्वेस्ट करने का देखिए। परफेक्ट। तो इसीलिए फिर आपकी मदद ली जाएगी, और बैलेंस एडवांटेज फंड है जो आपका बड़ौदा बीएनपी पारिवारिक का, उसको हम लोग समझना चाहते हैं आज कि ये क्या होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, और इसमें जो बैलेंस शब्द है और फिर उसका एडवांटेज भी हमको लेना है। तो बैलेंस के साथ एडवांटेज कैसे, ये समझाइए। ना बहुत सही पकड़ा आपने नीरज जी। सो ये जो फंड होता है ना, बैलेंस एडवांटेज, अगर आप नाम देखें तो नाम ही अपने आप में आपको इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो बैलेंस किसके बीच में बना रहे हैं? देखिए, दो तरह की लार्जली असेट क्लासेस होती है अपने देश में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी, जिसमें आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं लेकिन साथ में वॉलेटिलिटी रहती है। और दूसरा फिक्स्ड इनकम, जहां पर आपको रेगुलर इनकम आती है, थोड़ी कम आती है लेकिन स्टेबल आती है। तो ये जो फंड है बेसिकली इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों में निवेश करता है, और इस तरीके से करता है कि आपकी वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी कम रहे इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में, पर साथ में आपको इक्विटी मार्केट की ग्रोथ भी मिले। तो इन फंड्स में हम लोग जो है इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा करके, समझिएगा 30% से लेके 80-85% के बीच में रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। और बाकी का पैसा जो है वो लो वॉलेटिलिटी फिक्स्ड इनकम या आर्बिट्राज में डाला जाता है। तो इस तरीके से आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो, या इक्विटी की वॉलेटिलिटी है वो, कंपेयर टू नॉर्मल इक्विटी फंड के कम होती है, पर साथ में आपको ग्रोथ से, इक्विटी की ग्रोथ से फायदा भी मिलता है। तो ये तो हुआ बैलेंस के लिए। अब एडवांटेज क्या है इसके अंदर में? एडवांटेज ये है कि ये जो बैलेंसिंग होती है इक्विटी से फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड इनकम से इक्विटी, उसको हम लोग जो है एज अ फंड हाउस हम खुद ही करते हैं। तो देखिए, एक बड़ी सेइंग है, वॉरेन बफे ने बहुत बार बोला है कि let me tell you the secret to investing: be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy। मतलब जब सब लोग तेजी में है तो आप जरा कॉशियस रहिए, और जब मार्केट कॉशियस है तो आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि जब मार्केट तेजी से जाता है तो सबका ग्रीड बढ़ जाता है और सब और ज्यादा पैसा डालना चाहते हैं। और जब मार्केट सस्ता होता है तो डर इतना होता है लोगों को कि वो पैसा नहीं डाल पाते। तो जो करना चाहिए हमें, वो हम बिहेवियरली कर नहीं पाते। तो इसको ठीक से मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड्स ने एक कैटेगरी बनाई है, बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर कि हम, जब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं मार्केट के, उस टाइम पे हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते हैं। जैसे समझिएगा कि कोविड के बाद में जब मार्केट जोर से गिरा था, तो आप देखेंगे तो ज्यादा करके सारे बैलेंस एडवांटेज फंड ने अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया। हमारे अपने बैलेंस एडवांटेज फंड ने अपना इक्विटी एलोकेशन अराउंड 87-88% उस टाइम पे कर दिया, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव थे कि आप इन्वेस्ट करना चाहते थे। सिमिलरली, अगर मार्केट काफी ज्यादा तेज हो जाता है या बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और आपको लगता है कि यहाँ से पैसा कमाने की उम्मीद कम है बट नुकसान के असर बढ़ रहे हैं, तो आप इक्विटी एलोकेशन कम कर देते हैं। तो 2021 के आसपास में जब हमें लगा कि मार्केट काफी तेज है, तो हम लोगों ने अपना इक्विटी एलोकेशन कम करके अराउंड 35% के आसपास ले आए।
तो उससे क्या होता है कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो आपने एक ज्यादा इक्विटी पार्टिसिपेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन गिरते हुए बाजार में आप थोड़े कम इक्विटी पार्टिसिपेशन पे लोग पैसा लूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ओवरऑल आउटकम ऐसा होता है कि आपका वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं आती है, पर साथ में आपको अपसाइड पार्टिसिपेशन भी अच्छा मिलता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ आप लॉन्ग टाइम अगर आप देखेंगे तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स जनरली जो है हम्म, इक्विटी मार्केट से काफी नजदीक रिटर्न आपको ओवरऑल दे देते हैं। करीब करीब 80% के आसपास अगर निफ्टी का रिटर्न होगा तो वो करीब करीब बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको दिख जाएगा। हमारे अपने बैलेंस एडवांटेज फंड का अगर मैं 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो पिछले 5 साल में हमने अराउंड 90% प्लस निफ्टी के बराबर रिटर्न दिया है। तो अगर निफ्टी 2 गुना हुआ है तो फंड 1.8 गुना हुआ है। उस तरीके से हम्म, फंड की परफॉर्मेंस जो है वो आपको करीब करीब इक्विटी मार्केट की दिखती है, लेकिन वॉलेटिलिटी वाइज या नेगेटिव साइड में हम्म। ये फंड उतना नहीं गिरता जितना कि इक्विटी मार्केट गिरता है। तो बेस्ट इन क्लास जो ये फंड है, हम लोग जो डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से इस अपनी कैटेगरी की सबसे बढ़िया फंड है ये। तो अभी आपने एक बात कही कि वॉरेन बफेट साहब ने कहा था कि जब सब लोग ग्रीडी और फेयरफुल, तो आप इस समय क्या हैं, ग्रीडी हैं या फेयरफुल हैं? हम लॉन्ग टर्म ग्रीडी हैं और ये डिप्लोमेटिक जवाब इक्विटी है। मार्केट में इक्विटी मार्केट में सबको लॉन्ग टर्म ग्रीडी होना चाहिए जब आप पर्टिकुलरली भारत देश में हैं। देखिए हमारे अगर मार्केट का आप ओवरऑल देखिएगा तो हमारा मार्केट इस टाइम पे फेयर वैल्यू जोन के अंदर में है। मतलब क्या है इसके, मतलब ये है कि इक्विटी मार्केट के अंदर हमने हमें कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ अच्छी दिख रही है अभी तक। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ वाइज इज द बेस्ट इकोनॉमी इन द इवन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। पिछले 2-3 साल से हम बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज इकोनॉमी रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगले 3 साल तक भी हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी रहेंगे वर्ल्ड में। तो ग्रोथ हमारी अच्छी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है और मार्केट का वैल्यूएशन अगर आप निफ्टी का देखिएगा तो हम लोग करीब करीब 20 टाइम्स FY25 के ऊपर है, जो कि ब्रॉडली अराउंड एवरेज है। तो हमें मतलब ओवरऑल मार्केट के अंदर में ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत ओवर हीटेड है। बहुत सस्ता भी नहीं है, ये नहीं है कि आपको कोविड के बाद की जो फायर सेल लगी थी उस पर मिल रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से आपको बहुत डर लग रहा। तो ओवरऑल मार्केट ठीक है। तो हम लोग समवेयर नॉट वेरी ग्रीडी बट बैलेंस्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर है इस वक्त। चूजी हैं आप इस समय। हाँ, सिलेक्टिवली जहां हमें अच्छा लगता है वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन ये नहीं हो रहा है कि जैसे हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम था जब हम लोग 87-88% इक्विटी में गए थे। जब हमें डर लगा या हमें निगेटिव लग रहा था मार्केट तो हम 35% इक्विटी में थे। इस वक्त हम अराउंड 60% इक्विटी में है। तो इस पॉजिटिव है लेकिन सुपर बुलिश नहीं है। ओके, तो बड़ी अच्छी बात आपने की कि जब फायर से लगती तो फिर ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा एक करेक्शन आया तो उससे बहुत सारे, जहाँ पे फ्रॉड था तो उसमें तो खैर बड़ी गिरावट हुई और वो होनी भी चाहिए थी, लेकिन जब पूरा मार्केट गिरता है तो फिर उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं और वहीं पे फिर आप जो आपकी रिसर्च काम आती है और आप नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ पॉकेट्स हैं जो आपके रडार पे हैं और आपको अट्रैक्टिव लगते हैं जहाँ पे आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे? सो देखिए मार्केट के अंदर में ना जब इस तरह का करेक्शन आता है तो वो एक बड़ा अच्छा वक्त होता है, जबकि आप अगर लो क्वालिटी स्टॉक्स में बैठे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में चले जाइए, क्योंकि दोनों तरीके के स्टॉक्स गिरे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का बीटा कम करिए, अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी ठीक करिए और उन स्टॉक्स में रहिए जिसमें आप समझते हैं। तो पहली चीज तो वो करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, और दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है कि आपका 80% या 100% स्मॉल कैप में है तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए और लार्ज कैप और दूसरे पोर्टफोलियो में भी आप डालिए, लार्ज कैप में, बैलेंस में, इन सब में भी डालिए। तो वो एक मेरे ख्याल से ओवरऑल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए अब कि उनकी अपनी स्थिति क्या है। अब आती है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग का मतलब आप देखिएगा तो ब्रॉड थीमेटिक जो है हमारा, सेक्टर वाइज हम लोग व्यू लेते हैं और उसके बाद में हम उन सेक्टर्स के अंदर में ओवरवेट करते हैं। तो इस वक्त जो थीम हम लोग जनरली प्ले कर रहे हैं वो है 3 C's। First C for credit, second C for capital expenditure, and third C for consumption। तो हमें बेसिकली ये 3 सेगमेंट है मार्केट के जहां पर हम पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ओवरऑल
बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर है, आप एसेट मैनेजमेंट लीजिएगा या ब्रोकिंग लीजिएगा, इंश्योरेंस लीजिएगा, ये सारे सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, तो उस पर हमारा थोड़ा ध्यान है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ अभी भी कंफर्टेबल वैल्यूएशंस हैं जहाँ पे पैसे लगाए जा सकते हैं। आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं बड़ौदा पीएनबी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। और इस फंड की खूबी ये है कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों का तड़का है, जिससे आपको एक बैलेंस के साथ इक्विटी का एडवांटेज मिलता है। हम बातचीत कर रहे हैं सुरेश सोनी से। एक इन्वेस्टमेंट साइकिल है जो इस वक्त हमें लग रहा है पीक से नीचे आया था और अब वो फिर से 32-34% की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो अगले 4-6 साल की स्टोरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो बड़े वाले बैंक है ना, वो चल के दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंजम्पशन ड्रिवन लोनिंग हुई है पिछले 2-3 साल में। रिटेल लोन कह लें या कंजम्पशन लोन, बड़ा कॉर्पोरेट लोन हुआ नहीं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो कैपेक्स साइकिल या क्रेडिट ग्रोथ हम देख रहे हैं वो उस साइड में डाइवर्सिफाई होगी? डेफिनेटली, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। देखिए नीरज जी, अगर आप ब्रॉड स्ट्रक्चर देखेंगे ना अपनी इकोनॉमी की, तो पिछले 10 साल में हमारा जो अलोकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर है बजट में जो रहता है, तो अराउंड 1.2% होता था, वो बढ़कर 3.5% हो गया है। और साथ में इकोनॉमी की साइज 3 गुना हो गई है। तो एक तरीके से आप देखिएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रा पे होता है वो करीब करीब 8 से 10 गुना हो गया है पिछले 10 साल में। इसलिए आपको हर जगह जाएंगे तो आपको नई इंफ्रा बिल्ड होती हुई दिखती है। सो वो साइकिल चल ही रहा है अपने आप में। और उसके साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कॉर्पोरेट्स का होता है कैपेसिटी क्रिएशन के लिए, वो शुरू होने लग गया है। अभी आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट नए एरियाज में भी देखे हैं। सो मेक इन इंडिया वगैरह तो आप देख ही रहे थे। उसके अलावा आपने जैसे चिप्स की फैब्रिकेशन वगैरह के लिए, उसके लिए भी बड़े अनाउंसमेंट देखे। तो अभी जो कैपेक्स है वो बढ़ते हुए दिखता है, इसलिए क्रेडिट की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। रिटेल क्रेडिट जो है वो बढ़ी रही थी, वहां पे थोड़ा सा रेगुलेटर्स ने कॉशन साउंड किया है, पर वहां पे ग्रोथ हमें लगता है कि वहां पे भी रहेगी। और इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। सर, 2 सेक्टर पे खासतौर पे आपकी राय चाहिए, जिस पर आप बुलिश हैं वो हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या आप जिस पे नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। एक तो हमें पावर सेक्टर पे, यूटिलिटीज़ पे खासतौर पे, इंक्लूडिंग जो उसकी बैक एंड सप्लाई है, वो भी हम जानना चाहते हैं कि उस पर, चूँकि कहा जा रहा है कि 2030 तक पावर कंजम्पशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक वो, और दूसरा डिफेंस एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। मुझे लगता है फुल बजट जब आएगा जुलाई में तो शायद उस पर और बढ़ता हुआ दिखेगा। इन 2 सेक्टर्स पे आपकी राय? श्योर। सो पावर पे देखिएगा कि पावर पे ना अभी इनफैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा है। इंडिया में वो फेज थी पिछले 5 या 7 साल में जब हम लोगों ने थर्मल कैपेसिटी कोई नई इंस्टॉल नहीं करी। लेकिन आप देखिएगा कि जब हम सोलार या दूसरी एनर्जीज की बात करते हैं, विंड एनर्जी और सोलार की, तो सोलार एनर्जी जो है वो हमें अवेलेबल ज्यादा करके उस वक्त होती है जब हमारी पीक डिमांड नहीं है। हमारी पीक डिमांड होती है सुबह और शाम के टाइम पे, जबकि सोलार एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है और कोई बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसलिए पीक डिमांड शॉर्टेज को एड्रेस करने का खाली एक ही रिलायबल तरीका है कि आप या तो आप थर्मल पावर लगाएं, आप हाइड्रो में इन्वेस्टमेंट एडिशनल करें। इसलिए वो सेक्टर के अंदर में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और वहां पर वैल्यूएशंस भी अभी उस रेंज में है कि जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो इसलिए पावर सेक्टर पे हम पॉजिटिव हैं। ओके, और डिफेंस में? डिफेंस जो है एक अच्छी थीम है, लेकिन वहां पर किसी को हमें थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि वहां पर थीम अच्छी है अपने आप में, बट वैल्यूएशन रन अप हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा शार्प देख लिया है, इसलिए थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शंस की वेट करें। ओके, तो डिफेंस में कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा, एक्चुअली सही कह रहे हैं आप, 10 साल की डिस्काउंटिंग एक साथ वहाँ पे हुई है, लेकिन पावर यूटिलिटी में अभी भी बहुत कुछ है जिसमें कि निवेश किया जा सकता है। तो सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि बैलेंस के साथ एडवांटेज कैसे उठाएं। और जो अभी कुछ बाज़ार में तूफान हुआ है, उस वक्त आपको वाकई बहुत ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, और इस तरह के जो फंड है वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं कि एक सैनिटी भी आए पोर्टफोलियो में, जहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट भी है और जहाँ पे इक्विटी का तड़का भी है। इक्विटी का एक्चुअली ज़्यादा तड़का नहीं है, मेन कोर्स तो इक्विटी है, जहाँ पे बेटर रिटर्न्स आपके जनरेट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि बड़ौदा
BNP पारिबा बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको पढ़िए, सुनिए और चाहे तो आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक और फंड मैनेजर और एक और फंड से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।